अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैश शेख और मैं पेडागोजी स्कूल एंड कॉलेज में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है एसएससी 1 का। उसको स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। अगर ओवरव्यू देखें तमाम पेपर का तो आपका जो पेपर था वो सिंपल सा आया है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स आपका पेपर था नहीं। एमसीक्यू से स्टार्ट लें तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास था कि मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। आपके पास मॉडर्न जो कंप्यूटर्स थे वो किस बेस पे, कौन से आइडिया के ऊपर बेस कर रहे थे। आपने दो डिवाइसेस डिस्कस किए होंगे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बैबेज बनाने जा रहे थे, बट उसको कंप्लीट नहीं कर सके थे क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। बट उन्होंने वहां पर आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर्स की जो फाउंडेशन थी उसको रख दिया था, उसको उसका आइडिया उन्होंने वहां पर बेसिकली ड्रॉप कर दिया था, जिसके बिहाफ पर आगे जो हमारे पास फर्स्ट सक्सेसफुल जो मॉडर्न कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर बने थे वो उन्हीं आइडियाज के ऊपर बने थे। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट वन होगी वो एनालिटिकल इंजन होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस। प्रोसेस होता क्या है बजाहिर, एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाती है तो उसे हम प्रोसेस कह रहे होते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन बनता है वो है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन आपके पास है थर्ड जो आपका एमसीक्यूज है, इन एम एस एक्सेल द करेक्ट वे टू राइट द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द सेल। आपके पास किसी भी सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए हमारे पास जो सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है वो डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है। बट उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि पहले हम डॉलर सिंबल लगाते हैं, देन कॉलम एड्रेस लिखते हैं, और देन हमारे पास दोबारा डॉलर सिंबल और रो का एड्रेस लिखा जा रहा होता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बी है, $A $1, ठीक है। देन नेक्स्ट वन हमारे पास जो एमसीक्यूज था वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम किसे कहते हैं, बॉड रेट को कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, इनमें से कौन सी हाफ डुप्लेक्स है। तो आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली ऑप्शंस मौजूद हैं, जब हम सेल फोन या फोन पे कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं वहां पर हमारे पास फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में सिंप्लेक्स का है, प्रिंटिंग में भी हमारे पास नॉर्मल सिंप्लेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जबकि एटीएम की अगर बात करते हैं तो एटीएम में हमारे पास हाफ डुप्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होती है बट दोनों सेम टाइम पर हमारे पास नहीं पॉसिबल हो रही होती। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो पेइंग बिल थ्रू एटीएम हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो एमसीक्यूज है, हु हैज द स्किल्स टू क्रिएट मैनिपुलेट एंड मेंटेन द डेटाबेस। डेटाबेस को कौन बेसिकली आपका क्रिएट कर रहा होता है या आपका चेंजेस उसके अंदर कर रहा होता है, वो हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास इस वर्किंग को परफॉर्म कर रहा होता है। जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो है विच सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर पे रोल जनरेशन। अगर आप लोगों ने जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए थे उसमें हमने एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया था बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग मोस्ट सुटेबल समझा जाता है ऐसे पर्पस के लिए जहां पर हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस को कलेक्ट करें और देन उसको प्रोसेस करें। तो पेरोल सिस्टम भी हमारे पास यही, आपके पास जनरेशन जो पेरोल सिस्टम की होती है वो इसी तरह होती है कि आप एक साथ उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दो या आप उसके ऊपर वर्किंग फ्लो करना स्टार्ट कर दें। तो बेसिकली यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बैच प्रोसेसिंग का ही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया की कौन सी एग्जाम्पल यहाँ सुटेबल नजर आ रही है, फाइबर ऑप्टिक केबल नजर आ रही है, बाकी जो तीनों है वो है आपके पास अनगाइडेड मीडिया। नेक्स्ट वन था इन विच टोपोलॉजी केबल शुड बी टर्मिनेटेड एट बोथ एंड। हमारे पास केबल यानी कि आपकी जो बस है उसको हम लोग किस तरीके से टर्मिनेट करते हैं, आपको मालूम है बस टोपोलॉजी के एंड पे एक डिवाइस लगाई जा रही थी जिसे हम टर्मिनेटर कहते होते हैं। तो हम उसी के थ्रू हम केबल को क्या कर रहे होते हैं, टर्मिनेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बस टोपोलॉजी बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑथेंटिकेशन मेथड कैन नॉट बी बोरोड। हमारे पास
ऐसी कौन सी ऑथेंटिकेशन मेथड है जो कि चुराई भी नहीं जा सकती, ना ही आप उसको कैरी कर सकते, बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बायोमेट्रिक ऐसा मेथड है जिसको आप किसी से उधार भी नहीं ले सकते हो, ठीक है? लाइक वो हर एक इंडिविजुअल की अपनी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स की पेयर होता है। तो आपके पास यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बायोमेट्रिक बनेगा। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो किसी न किसी तरीके से अगर कोई और पर्सन भी चाहे तो वो जाकर वो इंटर कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ अटेन्युएशन प्रॉब्लम इज फिक्स बाय अटेन्युएशन। जो हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम अकर हो रही होती है, उस प्रॉब्लम को हम किसके थ्रू रिमूव करते हैं? हम वाया एम्पलीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वीक सिग्नल को पिक करते हैं, देन आपके पास उसको एम्पलीफाइड किया जाता है, उसके सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, देन एम्पलीट्यूड करके उसको आगे रिट्रांसमिट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। इसके थ्रू हम अटेन्युएशन प्रॉब्लम को क्या कर रहे होते हैं, रिजॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच नेटवर्क हेल्प्स टू कनेक्ट सेवरल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। अब वर्ल्ड वाइड आपके पास जो नेटवर्क बनता है वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, जो कि आपका ग्लोबली आपका क्या कर रहे हैं कि स्पैन क्या होता है कि आपके पास ग्लोबली कैसे हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं एक लार्ज एरिया के ऊपर, तो वो हमारे पास वाइड एरिया होता है। नेक्स्ट इज मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉमनली रेफर्ड एज। आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी बनाना वो हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो एमसीक्यूज का लास्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। मूव करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की पोर्शन की तरफ। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था, स्टार्ट क्वेश्चन, वो था हु इज वेब डेवलपर, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स। तो आपको मालूम होना चाहिए वेब डेवलपर का बेसिकली काम क्या है, कि वेबसाइट को क्रिएट करना, डिजाइन करना और उसके अंदर कुछ चेंजेस करना हो, मैनिपुलेशन करना हो, उसको मेंटेन करना हो, तो वो काम हमारे पास वेब डेवलपर कर रहा होता है। किस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग बेसिकली वेबसाइट्स को डिजाइन या क्रिएट करते हैं? तो जो बेसिक लैंग्वेज हमारे पास यूज की जाती है वेब डिजाइनिंग के लिए, तो वो है HTML। तो हम यहाँ HTML लिख सकते हैं कि HTML लैंग्वेज हमारे पास यूज की जाती है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। इसके साथ ही इसके और के ऑप्शन में मौजूद था ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस आपने 3 पढ़े हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, आपका मेन्यू ड्रिवन एंड GUI। तो आपने जस्ट उसको शॉर्टली ब्रीफ करना था कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, कि हम इसमें वाया टेक्सचुअल इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इन कमांड प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर को। अगर हम मेन्यू ड्रिवन की बात करें तो मेन्यू ड्रिवन में हम लोग मेन्यूज का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक कमांड्स की बजाय हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेन्यूज का, ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो एक मेन्यू सेलेक्ट करें तो देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह GUI में आप मेंशन कर सकते हैं, हम 4 से 5 जो कंपोनेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक आइकन, मेन्यूज, विंडोज, बटन का इस्तेमाल करते हुए हम एक ग्राफिकली बेसिकली इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें आपने जस्ट विद इन 1 और 2 लाइन आपने जस्ट उसको ब्रीफ करना है कि हम इस मैकेनिज्म के थ्रू इस तरीके से हम इसमें वर्किंग या कंप्यूटर को कमांड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ इज द जॉब ऑफ सिस्टम एनालिस्ट डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोग्रामर। तो आपका सिस्टम एनालिस्ट का क्या पर्पस होता है, कि किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना, उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट आपका सोल्यूशन को प्लान करना और रिकमेंडेशन देना कि आपके पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा हार्डवेयर बेस्ट होगा। तो वो हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। इसके अलावा थ्रू आउट आपके पास किसी भी सिस्टम को डेवलप यानी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास जो गाइडेंस दे रहा होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो सिस्टम एनालिस्ट ही कर रहा होता है। अगर इन केस कहीं पर आपके वेब डिजाइनर को इशू आता है तो सिस्टम एनालिस्ट उसको हेल्प करेगा। अगर आपके प्रोग्रामर को कहीं इशू आ रहा होता है तो वो सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। बेसिकली आपका सिस्टम एनालिस्ट जो है वो हाईली स्किल्ड पर्सन होता है, उसको नो हाउ होती है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो उसको इस चीज़ के बारे में मालूम होता है। इसके अलावा आपके पास इवन दैट जब आप सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं तो उसका जो एक मैनुअल डिज़ाइन किया जाता है, उस मैनुअल को डिज़ाइन करने में भी आपके सिस्टम एनालिस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम प्रोग्रामर के कंपैरिजन में बात करें तो प्रोग्रामर का जस्ट काम क्या है कि आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को लिखना, राइट करना, उसके बाद उसको डिबग करना, अगर कोई एरर आ जाता है तो डिबगिंग करके उसको रिमूव करने का काम आपके पास किसका होता है, प्रोग्रामर का होता है।
इसी के साथ और के ऑप्शन में था आइडेंटिफाई करना है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। आपने सेकंड चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि आपके पास आपके कंप्यूटर के इस्तेमाल को इजी बनाना, एफिशिएंट बनाना या रिसोर्स मैनेजमेंट करना, ये हमारे पास किसका काम होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव में आता था। इसके अलावा आप इसमें जो फंक्शंस थे वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते थे, जस्ट नाम उनके लिस्ट डाउन कर सकते थे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, रिसोर्सेज मैनेज करके देना, फाइल्स को मैनेज करके देना। ये तमाम हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का। तो एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग किसे कहते हैं और रिलेटिव सेल एड्रेसिंग किसे कहते हैं, तो हम फर्स्टली रिलेटिव सेल एड्रेसिंग को देख लेते हैं। जब हमें रिलेटिव सेल एड्रेसिंग बेसिकली कहते हैं किसे कि आपके पास एक फार्मूला मैंने किसी या फंक्शन मैंने एक किसी सेल पर अप्लाई कर दिया है और उसी को मैं कॉपी करना चाहता हूँ रिमेनिंग तमाम बाकी सेल्स के अंदर। तो जस्ट मैंने क्या करना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आपके पास सेल्स के अंदर। तो उसके थ्रू हमारे पास जो आपका रिलेटिव पर्टिकुलर एड्रेस होता है तमाम सेल्स का, वो चेंज होता जाता है। इसी को हम क्या कहते होते हैं, रिलेटिव सेल एड्रेसिंग कहते हैं। यानी कि आपके पास एक फार्मूला को बाकी जो सेल्स के रेफरेंस के साथ साथ एड्रेसेस के साथ साथ चेंज करना हमारे पास रिलेटिव सेल एड्रेसिंग कहलाता है। जबकि एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग से मुराद क्या है कि आपके पास किसी पर्टिकुलर लोकेशन के एड्रेस को या आपके पास किसी फार्मूला को कांस्टेंट बनाना हो या सिंपल से फॉर्म में एड्रेस को कांस्टेंट बनाना हो, तो वहां पर हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग हमारे पास स्टार्ट करने से पहले हमें जो सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है वो डॉलर सिंबल का है। जैसे अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव के अंदर भी देखा था कि ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि आपके पास किस तरीके से एब्सोल्यूट सेल एड्रेस को के थ्रू हम किसी भी एड्रेस को मेंशन कर रहे होते हैं। इसी के साथ आपके पास इसका जो सेकंड और के ऑप्शन में क्वेश्चन था कि आपके पास डाटा ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। तो डाटा आपके पास टर्म हमें मालूम है कि डाटा किसे कह रहे होते हैं, ट्रांसमिशन का पर्पस क्या होता है। तो डाटा ट्रांसमिशन क्या है कि आपके किसी भी एक इंफॉर्मेशन को आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, ठीक है, किसी एक प्लेस से दूसरे कंप्यूटर या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करना है, आपके पास सेंड करना, ये हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन होता है। अगर हम प्योर कंप्यूटर की टर्म्स में बात करें तो सेंडिंग ऑफ बिट्स हमारे पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमारे पास ये क्या कहलाता है, डाटा ट्रांसमिशन कहला रहा होता है। जिन सिस्टम्स के थ्रू हम इस चीज को बेसिकली आपका यूज कर रहे होते हैं वो लाइक आपके पास कोई भी मीडियम हो सकता है, लाइक गाइडेड हो सकता है, अनगाइडेड हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल हो, कोएक्सियल केबल हो, ट्विस्टेड पेयर हो या सैटेलाइट हो, माइक्रोवेव हो, हम किसी भी वे से हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास था नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डीएसएल वर्क। आपके पास हाउ डज डीएसएल वर्क, डीएसएल कैसे वर्किंग करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए पहले तो डीएसएल होता क्या है। डीएसएल हमारे पास एक आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका बेसिकली क्या पर्पस होता है कि आपका इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाने का काम बेसिकली डीएसएल का होता है। इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट आपको अगर मालूम हो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का, वो कॉन्सेप्ट भी इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इस मॉड्यूलेशन क्या कॉन्सेप्ट था कि आपका जो कंप्यूटर जिस सिग्नल को समझ लाइक डिजिटल सिग्नल, उसको ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना इनटू एनालॉग, जिसके थ्रू हमारे पास आगे जो कम्युनिकेशन होती है वाया टेलीफोन लाइन जा रही होती है, तो उसके ऊपर वो पर्टिकुलर सिग्नल को समझ सकें। तो ये काम हमारे पास किसका होता है, आपके मॉड्यूलेशन कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा होता है। और डीमॉड्यूलेशन क्या है, इसी का वॉइस वर्सा, यानी कि आपका रिसीविंग एंड पर हमारे पास उसका कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल के अंदर, ताकि कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड कर सके, ये डीमॉड्यूलेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेंगे कि हाँ हमारे पास जो डीएसएल है वो इस तरीके से वर्किंग कर रहा होता है, सिग्नल को रिसीव करता है, देन आपके पास उसको ट्रांसलेट करता है इनटू एनालॉग, ताकि वाया टेलीफोन लाइन उसको ट्रांसमिट कर सके। और देन रिसीविंग एंड पर जो मोडेम डीएसएल का लगा होता है वो उसको क्या करता है, रिसीव करता है एनालॉग को, देन कन्वर्ट करता है इनटू अ डिजिटल फॉर्म। तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाना बिटवीन कंप्यूटर्स हमारे पास इस डीएसएल का काम हो रहा होता है। इसी के साथ आपके पास था व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम किसे कहते हैं और इसके साथ इसकी एग्जांपल को मेंशन करना था।
तो कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा, यानी ट्रांसमिशन क्या होती थी कि आपके पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन को, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, उन डिवाइसेस यानी उन हार्डवेयर को हम क्या कह रहे होते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस कह रहे होते हैं। आप इसकी एग्जांपल्स में कोई भी डिवाइसेस की एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, लाइक आपके पास डायल अप मॉडेम, राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट, ये तमाम हम इसके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई करनी थी लिमिटेशन ऑफ CLI। तो CLI की हमारे पास लिमिटेशन क्या है? देखिए, CLI हमारे पास बेसिकली कौन से इंटरफेस का है, कैसा इंटरफेस है, कैसे आपके पास कमांड को प्रोवाइड कर रहा होता है, थ्रू टेक्सचुअल बेस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसमें हमें कमांड्स को रिमेंबर रखना बेसिकली मुश्किल होता है, क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक हो जाए कमांड के अंदर तो हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं, लाइक कमांड आपके पास वो एक्शन जो है परफॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर हम एक मेंशन ये कर सकते हैं इसकी लिमिटेशन के अंदर कि इसको याद रखना डिफिकल्ट होता है। इट मीन्स कि डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, डिफिकल्ट टू यूज है, बिकॉज यहाँ पर हर एक यूजर को आपका साइंटेक्स ऑफ द कमांड याद रखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आप इनकी लिमिटेशंस में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास इसमें हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास ये मल्टी बेसिकली आपका कमांड्स के थ्रू आपका स्पेसिफाई किया जा रहा होता है हर एक्शन को। तो यहाँ पर हर एक कमांड का साइंटेक्स आपको मालूम होना बेसिकली मस्ट होता है। इसी के साथ आपके पास व्हाट विल हैपन इफ द स्टोरेज डिवाइस आर रिमूव फ्रॉम अ कंप्यूटर। अगर हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस को आपका कंप्यूटर से रिमूव कर देते हैं तो देन हमारे पास क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। उसमें हमारे पास ये हो सकता है कि हम जो अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं आपका सिस्टम के अंदर, तो जाहिर सी बात है हम उस पर्टिकुलर आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो डाटा है वो आपके स्टोरेज डिवाइस में ही मौजूद होता है। इसी के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो रहा होता है, तो हम हार्ड बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बूट नहीं कर सकते। यूजर आपका कोई भी लॉगिन स्क्रीन को गेट नहीं कर सकता। आपके पास ये तमाम पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये जो फेस करनी पड़ रही होती है यहाँ पर हम स्टोरेज डिवाइस को रिमूव करते हैं फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, देन हमारे पास था डिफरेंशिएट करना था बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपका किसी भी एक सिंगल यूजर को अलाउ करता है कि वो एक सिस्टम को यूज कर सके। जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर किसी सिंगल सिस्टम के साथ लॉग इन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके फर्दर कंपैरिजन में जाएं तो हमारे पास सिंगल यूजर जो नॉर्मली जनरली यूज किया जाता है वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप इसके कंपैरिजन में मेंशन कर सकते हैं कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, जबकि मल्टी यूजर के अंदर हम रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर्स को शेयर कर रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क आपका दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। इसके बाद एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। एग्जांपल लाइक सिंगल यूजर के अंदर मेंशन करना चाहें तो डॉस की मेंशन कर सकते हैं। डॉस हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसी तरह अगर हम बात करें मल्टी यूजर की तो हम विंडोज 2000 ऑनवर्ड जितने भी वर्जन है उसको मेंशन कर सकते हैं मल्टी यूजर के अंदर। यूनिक्स है, लिनक्स है, हमारे पास ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके साथ आपके पास क्वेश्चन था हाउ एन ऑटो कैलकुलेशन फीचर इन एमएस एक्सेल हेल्प्स अ यूजर। तो ऑटो कैलकुलेशन फीचर कैसे आपको हेल्प करता है? लाइक आपने कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो ऑटोमेटिकली, आपके डाटा को इंटर करते हैं आप सेल्स के अंदर, देन आपके पास ये आपके सिस्टम के अंदर अगर हम एक्सेल के अंदर ऑटो कैलकुलेशन फीचर को यूज कर रहे हैं तो यूजर का जो टाइम है, एफर्ट है, वो आपका रिड्यूस हो रहा होता है, उसमें एरर आने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इस तरीके से हम आपके पास ऑटो कैलकुलेशन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके थ्रू हम मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक सम हो, एवरेज हो। आप एक लार्ज रेंज के ऊपर आप सेल्स के ऊपर लगाना चाह रहे हो तो हम इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन
आपके पास था इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का कंपैरिजन करना था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास कौन से प्रिंटर्स होते हैं? ऐसे प्रिंटर्स जो कि आपके पास ट्रैकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हम पेपर के ऊपर स्ट्राइक करने से आपके पास कोई ना कोई करेक्टर, कोई ना कोई इमेज आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है, करेक्टर की शेप प्रोड्यूस हो रही होती है। जबकि नॉन इम्पैक्ट में हम विदाउट स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म हम क्या कर रहे होते हैं, आपका पेपर के ऊपर प्रिंट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग लेजर्स टेक्नोलॉजी या बाय यूजिंग इंक जेट। आप जैसे जैसे आपके पास यूज किया जाता है, इंक का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे किया जाता है आपके पेपर के ऊपर नोजल्स के थ्रू, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर आप फर्दर कंपैरिजन में बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास स्लो इन स्पीड होते हैं, नॉन इम्पैक्ट हमारे पास फास्ट इन स्पीड होते हैं। आपकी जो प्रिंटिंग स्पीड आपकी नॉन इम्पैक्ट की है वो फास्टर होती है। इसके अलावा इसके कंपैरिजन में हम इम्पैक्ट के अंदर लिख सकते हैं, आपके पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो बेसिकली आपके पास ज़्यादातर ग्राफिक्स को प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन इम्पैक्ट हमारे पास ग्राफिक्स प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर वाइल ड्यूरिंग प्रिंटिंग हमारे पास नॉइज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास नॉइज को कम प्रोड्यूस करते हैं वाइल ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में हम मेंशन कर सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के। डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, ये हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल में मेंशन कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट में हम मेंशन कर सकते हैं इंकजेट हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, हम उनके कंपैरिजन में मेंशन करेंगे। आगे था कंपेयर रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो रेडियो वेव्स हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो जो कि हम प्रोपोगेट करते हैं थ्रू एंटीनास। आपके पास यहाँ पर जो मेन कंपैरिजन आप मेंशन करोगे कि रेडियो वेव जो होती है वो हमारे पास ओमनी डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसमिट कर रही होती है। ओमनी डायरेक्शन से मुराद क्या है कि आपके पास जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं एंटीनास के इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका मेन कंपैरिजन है। इसके लिहाज से दूसरा, अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव भी जस्ट लाइक रेडियो वेव के थ्रू ही हमारे पास डाटा को ट्रांसमिट करता है। थ्रू एयर आपके पास डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, बट यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स आपके पास यहाँ वन डायरेक्शन के अंदर डाटा ट्रांसमिट हो रही होगी, यानी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हमारे पास जो होती है वो माइक्रोवेव में हो रही होती है, जबकि रेडियो वेव में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं होता है। इट्स मीन रेडियो वेव के अंदर हम कंपैरिजन में मेंशन कर सकते हैं कि रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना आपके पास अगर विद इन साइट ना भी हो तो कोई इशू नहीं है उनका, लेकिन माइक्रोवेव में हमारे पास रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो आपके पास एंटीना है वो विद इन साइट होना लाजमी है। ठीक है, इसके साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो बल्कि इसके कंपैरिजन में आप एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हो। इसकी जो एप्लीकेशन एरिया है वो बेसिकली मेंशन कर सकते हैं। रेडियो वेव्स को लाइक हम लोग समहाउ रिमोट कंट्रोल टॉयज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के अंदर करते हैं। वाईफाई का माइक्रोवेव का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली नॉर्मली हम वाईफाई डिवाइसेस या वाईफाई के अंदर हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका बेसिकली ये कंपैरिजन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो हाफ डुप्लेक्स हमारे पास क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है बट नॉट एट द सेम टाइम। ऑपोजिट साइड पे हम मेंशन कर सकते हैं फुल डुप्लेक्स के अंदर टू वे कम्युनिकेशन बट एट द सेम टाइम। ठीक, हाफ डुप्लेक्स की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है और फुल डुप्लेक्स की स्पीड फास्टर होती है। आपके पास हाफ डुप्लेक्स के अंदर हमारे पास वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, बिकॉज हमें डेट जो ट्रांसमिशन की डायरेक्शन की जो चेंज करनी होती है मोड को, वो बेसिकली उसमें हमारे पास जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट हो रहा होता है। जबकि फुल डुप्लेक्स में ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होता, क्योंकि दोनों एंड से ट्रांसमिशन एट द सेम टाइम हो रही होती है, तो यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती, उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में हम मेंशन कर सकते हैं ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन वन एंड हमारे पास सेंडर होगा और दूसरा एंड रिसीवर होगा एट अ टाइम। जबकि दूसरे एंड पर हम मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास फुल डुप्लेक्स के अंदर कि आपके जो दोनों एंड से ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो हमारे पास दोनों आपके पास यूज किए जा सकते हैं एट अ टाइम, आपके पास डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास इसकी एग्जांपल में मेंशन कर सकते हैं हाफ डुप्लेक्स में, लाइक वॉकी टॉकी की एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, एटीएम की एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फुल डुप्लेक्स में हमारे पास मोबाइल फोन कम्युनिकेशन जो होते हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन होती है ओवर द नेटवर्क, हमारे पास वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा आपके पास साथ और के ऑप्शन में मेंशन था डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन।
तो लैन और वैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो कंपैरिजन लिखेंगे, मैं उसके फीचर बता देता हूँ, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन मेंशन कर सकते हैं। लाइक आप पहले ही बताएंगे एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे लैन है वो हमारे पास स्मॉल एरिया कवर कर रहा होता है, वैन हमारे पास एक लार्ज एरिया कवर कर रहा होता है। सेकंड कंपैरिजन आप मेंशन कर सकते हैं ट्रांसमिशन स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास स्लो इन फास्ट इन स्पीड होता है, वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास स्लो इन स्पीड होता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें मेंशन कर सकते हैं आपका क्या कहते हैं ट्रांसमिशन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांसमिशन एरर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम आने के चांसेस होते हैं, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ऑफनली अकर हो रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें एरर आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप इसकी एग्जांपल मेंशन करना चाहें, लाइक एग्जांपल से मुराद ये है कि इसके मीडियम के तौर पर चौथी कंपैरिजन मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, और एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास यूज किया जाता है आपका स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज के अंदर, वो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इंटरनेट इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। हमारे पास जो इंटरनेट है वो मुख्तलिफ लैंड नेटवर्क से मिलकर बन रहा होता है, तो वो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, आगे था हाउ स्टार टोपोलॉजी प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द डाटा ट्रांसमिशन इन अ नेटवर्क। तो इसके आंसर पे आप स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं कि आपका स्टार्ट जो टोपोलॉजी है वो कैसे आपके पास सेंट्रलाइज कंट्रोल कर रहा था। देखें, सिंपल सी बात है कि आपके पास स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्विच या हब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस के तौर पर। तो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं हमारे उस नेटवर्क के अंदर, वो उस पर्टिकुलर स्विच या डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हो रही होती हैं। अब मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पर कि आपके पास पहला जो डाटा है, कोई भी डाटा, कंप्यूटर अगर डाटा को ट्रांसमिट कर रहा था ओवर द नेटवर्क, तो वो सबसे पहले स्विच में जाएगा, स्विच उसको देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि हाँ कौन सी जगह से आ रहा है, कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसने देन आगे आपके राउट करना होता है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पर। तो इस तरीके से हमारे पास आपका डाटा को जो कंट्रोल किया जा रहा था सेंट्रलाइज। ठीक है, नेक्स्ट था आपके पास विच मालवेयर इज डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड व्हाई। तो हमारे पास नॉर्मली स्पाईवेयर को समझा जाता है एक बेसिकली एक ऐसा आपका मालवेयर है जिसको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वहां पर हमारे पास इतना आपका जो स्पाईवेयर जो है वो इतना स्मॉल इन साइज होता है, वो किसी भी आपके पास सॉफ्टवेयर के साथ इम्बेड करके आपके ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर किसी सिस्टम के अंदर वो एरर आपका मालवेयर आ भी जाए तो उसको रिमूव करना हमारे पास यहाँ डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपके तमाम इंफॉर्मेशन या तमाम एक्टिविटीज को सीक्रेटली बेसिकली कैप्चर कर रहा होता है, और आपकी वो तमाम इंफॉर्मेशन आपके उस पर्टिकुलर पर्सन को भेज रहा होता है जिसने वो पर्टिकुलर मालवेयर को एम्बेड किया होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कौन सी ऑथेंटिकेशन मेथड हमारे पास सुटेबल समझी जाएगी आपकी हाईली सिक्योर आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए, उसको जस्टिफाई करें। तो हमारे पास बायोमेट्रिक जो है एक ऐसी ऑथेंटिकेशन मेथड है जिसको सुटेबल समझा जाता है, एक हाईली सिक्योर मेथड समझा जा रहा होता है ऑथेंटिकेशन का, बिकॉज ना तो हमारे पास बायोमेट्रिक जो है वो एक फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होती है। तो हमारे पास यहाँ पर आपका ना तो किसी आपके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन उस चीज को बोरो कर सकता है, ना ही उसकी जालसाजी कर सकता है। तो इस वजह से हमारे पास जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड है उसको ज्यादा हाईली सिक्योर समझा जा रहा होता है आपका ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपने बताना था कौन सा अनगाइडेड मीडिया आपके पास बेस्ट समझी जाती है ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास बेस्ट ट्रांसमिशन होती है अनगाइडेड के अंदर, क्योंकि आपके जो माइक्रोवेव है उसकी जो आपकी बैंडविड्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज आपको प्रोवाइड कर रही होती है आपकी बैंडविड्थ, जो कि नॉर्मली ज़्यादा समझी जा रही होती है बाकी ट्रांसमिशन की निस्बत। इसके अलावा इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी हमारे बाकी जो मीडिया में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनगाइडेड के अंदर वो बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडर्न डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इस वजह से हमारे पास ये हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मिनिमम डिले के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू हमारे पास डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो इस वजह से इसमें डिले भी कम होता है और इम्पेयरमेंट आने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो आपका मुख्तलिफ वेदर्स हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से, फैक्टर्स की वजह से आपके पास
इम्पेयरमेंट यहाँ पर नहीं इसको बेसिकली कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं। इस वजह से हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को ज़्यादा बेहतर समझा जा रहा होता है एज कम्पेयर टू बाकी अनगाइडेड मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद आपके पास था कि आपने बताना था एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिड्स कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर्स की इन हॉस्पिटल्स के अंदर। तो आपका जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया होगा हाइब्रिड कंप्यूटर को, तो हाइब्रिड कंप्यूटर की वहाँ एप्लीकेशन भी मेंशन थे कि हॉस्पिटल के अंदर वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी डाटा को मॉनिटर करने के लिए, उसके ब्लड प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, हार्ट बीट हो, उनके इन पर्टिकुलर डाटा को मैयर करने के लिए हमारे पास वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर मैयर करना हो, टेम्परेचर हो, हार्ट बीट हो, रेस्पिरेशन आपके पास सिस्टम को मैयर करना हो, तो वो बेसिकली आपके पास हम हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके साथ आपके पास और ऑप्शन में मौजूद था कि आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किस तरीके से बेहतर समझी जाती है आपके एसिंक्रोनस के निस्बत। तो हमारे पास उसको कमेंट करना था। तो हमारे पास ओके, तो अब मूव करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास था कि आपके पास पहला जो क्वेश्चन आ रहा था वो था एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बल्कि एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था। शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर ले, लाइक हाउ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज मोड इज बेटर देन एसिंक्रोनस मोड कम्युनिकेशन। हम इसमें हम रीजन जस्टिफाई कर सकते हैं स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की स्पीड जो होती है वो फास्टर होती है, एसिंक्रोनस की स्लोअर होती है। इस वजह से हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बेटर होती है। इसके अलावा आप इसमें गैप का मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो हर कैरेक्टर के दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है वो सेम होता है, जबकि आपके पास एसिंक्रोनस के अंदर हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होता। ठीक है, तो आप ये स्पेसिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मेंशन कर सकते हैं हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास बेटर होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं सिंक्रोनस के अंदर हमें स्टार्ट स्टॉप बिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि एसिंक्रोनस के अंदर हमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है हर कैरेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन था, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ टाइप्स को स्पेसिफाई करना था। लाइक पहले थी आपके पास डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर हमें किसे कहते हैं, आपके पास एक ऐसा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि आपकी किसी भी डिवाइस के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा हो, वो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होते हैं। आपके पास ये बहुत सारे आपके डिवाइस ड्राइवर जो हैं वो बिल्ट इन मौजूद होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाते हैं। लाइक उन्हें हम प्लग एंड प्ले डिवाइसेस भी कह रहे होते हैं, जिनके ड्राइवर्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। लाइक आपके माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनके ड्राइवर्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिनके हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। तो ये आपके पास कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारा डिवाइस मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा होता है आपके डिवाइस ड्राइवर्स को। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल में मेंशन कर सकते हैं, लाइक सिंपल मेंशन कर दो कीबोर्ड ड्राइवर्स, माउस ड्राइवर, आपके प्रिंटर ड्राइवर्स, ये आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कोई नेम याद है तो वो नेम भी मेंशन कर सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, आपके पास एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। या इसके अलावा आप इसके साथ ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये हमें एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही होती है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो हट के आपके पास एडिशनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स का काम होता है। आपके पास लाइक आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, बेसिक एग्जांपल के तौर पर आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसी तरह विनजिप की एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर की एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, जो कि फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज को मैनेज करना, उसको आपकी एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेशन या मैनेजमेंट से रेलेवेंट जो आपके पास काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके कुछ टास्क आपकी बुक में मेंशन है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को लोड करके एग्जीक्यूट करना, फाइल्स और फोल्डर्स के ऑपरेशंस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल
करना, हार्डवेयर फेलियर हो उसको डिटेक्ट करना, आपके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मेन चीज़ इंटरफेस प्रोवाइड करना, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके एग्जांपल में डॉस, विंडोज़ वगैरह आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। साथ आपके पास था डिस्क्राइब द बेसिक आइकन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप इसमें आइकन्स मेंशन करेंगे कि कंप्यूटर आइकन का क्या पर्पस होता है, रिसाइकल बिन का क्या पर्पस होता है, आपके पास जो फोल्डर आइकन है उसका क्या पर्पस होता है आपके पास, इसी तरह शॉर्टकट आइकन का क्या पर्पस होता है, प्रोग्राम आइकन का क्या पर्पस होता है, ये आपने आइकन इसके अंदर मेंशन करने थे विद स्लाइडली आप इसमें ब्रीफली आप एक्सप्लेन करते जाएंगे थ्योरी के इनका क्या क्या पर्पस होता है। ठीक, आगे था एडवांटेजेस ऑफ क्या कह रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन। सॉफ्टवेयर का क्या बेसिकली एडवांटेज है, इसके साथ साथ आपने यूजेस मेंशन करने हैं आपके जो पर्टिकुलर एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, इन पेज है, इनके आपने यूजेस आप बताने हैं। तो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आपको मालूम है कि ये यूज किया जाता है नॉर्मली आपका किसी भी आपके ऑफिस वर्क के जो टास्क हैं उसको परफॉर्म करने के लिए आपके इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट या प्रेजेंटेशन या मुख्तलिफ आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसके लिहाज से मौजूद होते हैं। ठीक है, इन बेसिक पर्पज़ या बेनिफिट क्या होता है आपके जो ऑफिस हैं उसके टास्क को परफॉर्म करना, आपके ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का वर्किंग होता है, या आप इसमें इसके साथ मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा यूजेस की अगर बात करें एम एस वर्ड की, तो एम एस वर्ड के यूजेस क्या हैं कि आपके पास आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास किसका इस्तेमाल किया जाता है, एम एस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है विदाउट रीटाइपिंग। लाइक आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था उसके थ्रू हम क्या करते थे, अगर कोई मिस्टेक हो जाता था तो हमें क्या करना पड़ता था, पूरी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को रीटाइप करना पड़ता था। बट यहाँ पर विदाउट रीटाइपिंग आप एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर चेंज, डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक बेसिकली टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो। ये हमें आपका कौन प्रोवाइड कर होता है, एम एस वर्ड प्रोवाइड कर होता है। जबकि एम एस एक्सेल की बात करें तो हमें एम एस एक्सेल जो बेसिकली बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है वो हम किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को स्टोर करना हो वो हम एम एस एक्सेल के थ्रू करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना हो, कैलकुलेट करना हो, या किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करना हो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर, तो हमारे पास वो काम कौन कर रहा होता है, आपका एम एस एक्सेल कर रहा होता है। जबकि इन पेज की बात करें तो इन पेज हमारे पास किस पर्पस के लिहाज से यूज किया जाता है, हमारा इन पेज का पर्पस होता है आपके पास उर्दू डॉक्यूमेंटेशन का। तो इसका यूज क्या है, लाइक आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी हो, लेटर क्रिएट करना हो, रिपोर्ट बनानी हो, बुक्स लिखनी हो, मैगजीन आपने क्रिएट करनी हो, न्यूज़पेपर हो, ब्राउचर्स हो उर्दू के अंदर आपने अगर क्रिएट करना हो तो वो हमारे पास इन पेज का इस्तेमाल करते हुए हम ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपके पास था कि मोडेम क्या होता है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया मोडेम का पर्पस क्या है, मोडेम किसे कहते हैं, मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मोडेम का पर्पस होता है आपके पास ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है हमें थ्रू टेलीफोन लाइंस के थ्रू। तो आपके इसमें ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें जो आगे इन्होंने पूछा है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल को समझता है और कंप्यूटर के आगे जो हमारी जो ट्रांसमिशन प्रोवाइड की जाती है वाया टेलीफोन लाइन प्रोवाइड की जाती है। तो टेलीफोन लाइन हमारे पास एनालॉग सिग्नल को समझते हैं। तो आपका जो सेंडिंग साइड पर, आपका जो सेंडर साइड पर आपके पास जो मोडेम होता है वो क्या करता है, आपका ट्रांसमिट करता है, ट्रांसलेट करता है डिजिटल सिग्नल को इनटू एनालॉग सिग्नल। तो ये काम हमारे पास ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसका वाइस वर्सा यानी कि एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना एट रिसीविंग एंड पर, वो काम होता है वो प्रोसेस होता है डीमॉड्यूलेशन। तो ये दोनों काम आपके पास मॉडेम ही परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसकी डायग्राम आपके पास स्पेसिफाई करनी हो तो मैं यहाँ छोटी सी जगह पे आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता भी देता हूँ। लाइक आपके पास डायग्राम कैसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो, आप यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप एक कंप्यूटर बना लें, सॉरी, आप यहाँ एक कंप्यूटर बना लें। ठीक है, और यहाँ इसमें बेशक स्पेसिफाई कर दे सेंडर
और इसके साथ आप यहाँ एक वायर ले जाएँ और यहाँ पर एक आप बॉक्स बनाकर मेंशन कर दें ये क्या है हमारा मोडेम। इसके एंड पर आप यहाँ पर आप एक और मोडेम का स्पेसिफाई कर दें और यहाँ पर ये इसको आप मेंशन कर दें, ये हमारी क्या है टेलीफोन लाइन है, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पर आप थोड़ा-सा एक और कंप्यूटर बना दें जो कि हमारा रिसीवर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि आपके पास जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो यहाँ से डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ ट्रांसलेट करना मोडेम का सेंडर साइड पर होता है, क्योंकि वो आगे टेलीफोन लाइन के थ्रू हमें ट्रांसमिट करने होते हैं। टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल को समझती है, तो ये काम हमारे पास क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसी तरह रिसीविंग एंड पर जब ये एनालॉग सिग्नल यहाँ तक पहुँचे हैं और उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करना इनटू अ डिजिटल सिग्नल, ये हमारे पास काम किसका होता है, डीमॉड्यूलेशन कॉन्सेप्ट कहला रहा होता है। ये भी काम मोडेम परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये डायग्राम आप इसमें स्पेसिफाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास मोडेम और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। आप इसके नीचे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं सिग्नल्स को, लाइक यहाँ मैंने ऊपर मेंशन कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लाइक टर्म्स। तो आप यहाँ डिजिटल सिग्नल बना लें और यहाँ पर आप एनालॉग सिग्नल बना लें और यहाँ दोबारा से आप डिजिटल सिग्नल को बना सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका लाइक मेंशन किया हुआ है कि राइट डाउन सॉरी प्रूव दैट वायर्ड नेटवर्क इज बेटर देन वायरलेस नेटवर्क। तो वायर्ड कैसे बेटर होता है वायरलेस के निस्बत, तो ये हमने स्पेसिफाई करना है। तो इसमें हम मुख्तलिफ कंपेरिजन लिख सकते हैं, लाइक आपके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वायर्ड नेटवर्क बेटर होता है, स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से वायर्ड नेटवर्क बेटर होता है। वायर्ड नेटवर्क पहले आप स्पेसिफाई कर दो होता क्या है। देखिए वायर्ड नेटवर्क में हमारे पास केबल का इस्तेमाल के थ्रू हमारे पास सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, और वायरलेस में क्या होता है, थ्रू एयर स्पेस के थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। वायर्ड नेटवर्क हमारे पास इन द टर्म ऑफ स्पीड, इन द टर्म ऑफ सिक्योरिटी हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अफेक्ट नहीं करती आपके वायर्ड नेटवर्क को इजीली, जबकि वायरलेस नेटवर्क के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास इफेक्ट हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से। इसके अलावा स्पीड आपके पास वायर्ड नेटवर्क की फास्टर होती है, वायरलेस की कम होती है। वायर्ड नेटवर्क जो है लॉन्ग डिस्टेंस नॉर्मली समझा जा रहा होता है, बेटर समझा जा रहा होता है, और वायरलेस जो है आपके पास इसके कंपैरिजन में पॉइंट ऑफ व्यू में लिखें। इसके अलावा आपके पास वायर्ड नेटवर्क के अंदर सिग्नल जो है बाउंड होकर चल रहे होते हैं, तो आपके पास वहां पर कोई इंटरप्शन इतना आपके इजीली उसको डाटा को इंटरप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इसी तरह वायरलेस में आपके पास कोई स्पेसिफिक बाउंडिंग नहीं है सिग्नल्स की, किसी भी थ्रू आपके पास डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो वहां पर इंटरप्शन आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर, ठीक है। मुख्तलिफ फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं आपके पास, यहाँ पर इसमें मेंशन कर सकते हैं। एलिब्रेट करना है टर्म मैलिशियस सॉफ्टवेयर को। मैलिशियस सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं, हम हार्मफुल सॉफ्टवेयर को कहते हैं। आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंसिस्ट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि आपके दूसरे कंप्यूटर यूजर्स के लिए थ्रेट्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंपैरिजन बताना है वायरस और वॉर्म का। तो वायरस हमारे पास ऐसा आपके पास देखिए, दोनों में हम लोगों के पास रेप्लिका जनरेट हो रहा होता है। आप उसमें मेंशन करोगे वायरस के अंदर कि एक अपनी कॉपीज जनरेट कर रहे होते हैं, रेप्लिका जनरेट कर रहा होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। तो इतना लिख के मेंशन कर देंगे आप। जबकि वॉर्म के अंदर आप स्पेसिफाई करोगे रेप्लिका जनरेट करता है, बट ओवर द नेटवर्क, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर आपका इन्फेक्ट करता जा रहा था उस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और अगर हम इसके कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेन कंपैरिजन देखें, तो वायरस में आप ये मेंशन करेंगे कि वायरस विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो सकता, यानी कि इसमें ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड होता है। जब तक ह्यूमन एक्शन यहाँ पर परफॉर्म ना हो, लाइक आपके पास किसी फाइल को मैं खुद से ट्रांसफर ना करूं, तब तक वो आपके पास क्या, उस प्रोग्राम को, इन्फेक्टेड फाइल को मैं खुद से एग्जीक्यूट ना करूं, तब तक वो मेरे कंप्यूटर में वायरस स्प्रेड नहीं होता इजीली, ठीक है। जबकि वॉर्म जो है ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है ओवर द नेटवर्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन या आपके ह्यूमन एक्शन। आपके पास ये नेटवर्क के ऊपर फैलता जा रहा होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कंप्यूटर से, जो कि आपके पास अगर इन्फेक्टेड है तो, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें,
तो आपके पास कह रहे हैं व्हाट इज मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं किसे हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी का पर्पस क्या है, या नेटवर्क टोपोलॉजी टोपोलॉजी कहते किसे हैं। ठीक है, आपके पास फिजिकल अरेंजमेंट आपकी जो है कि नेटवर्क नोड्स किस तरीके से आपके पास एक नेटवर्क के अंदर नोड्स कनेक्टेड है, वो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। ये चीज मेंशन करने के बाद आपने कंपेयर करना है एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आपके मोस्ट एक्सपेंसिव और लीस्ट टोपोलॉजी के पार्ट ऑफ व्यू से। तो मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सी है, मैश है। लीस्ट एक्सपेंसिव कौन सी है, बस है। तो आप उसकी जो लिमिटेशन और एडवांटेजेस हैं वो आप मेंशन कर दें यहाँ पर। जैसे बस टोपोलॉजी की एडवांटेजेस क्या हैं, कि लो कॉस्ट टोपोलॉजी होती है, इजी टू ऐड होता है, न्यू कंप्यूटर ऐड करना, सेटअप आसान होता है आपके पास, सूटेबल समझी जाती है स्मॉल कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, तो हम ये स्पेसिफाई यहाँ कर सकते हैं आपके पास इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम क्या कहते हैं, आपके पास इसके साथ अगर हम मैक्सिमम एक्सपेंसिव टोपोलॉजी के पार्ट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारे पास वो है मैश। मैश में आप मेंशन कर सकते हैं उसके बेनिफिट के अंदर कि मैश टोपोलॉजी हमारे पास किस तरीके से उसके लिमिटेशन या बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। तो बेनिफिट हमारे पास थे मैश टोपोलॉजी के कि आपके पास रिलायबल है आपका बाकी टोपोलॉजीज के निस्बत, क्योंकि हमारे पास यहाँ अल्टरनेटिव पाथ्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर लिमिटेशन के पार्ट ऑफ व्यू से दोनों का कंपैरिजन करें, तो लिमिटेशन कुछ इस तरीके से है कि आपका इसमें बस टोपोलॉजी के अंदर कोई एरर आ जाए तो उसको डिटेक्ट करके फिक्स करना डिफिकल्ट होता है, और अगर कहीं से भी आपकी बस डैमेज हो जाती है तो वो हमारे पास क्या करती है, पूरे के पूरे वर्किंग को स्टॉप कर देती है। जबकि मैश की लिमिटेशन में बात करें तो नया कंप्यूटर ऐड करना डिफिकल्ट होता है, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, इसको इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर हर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास केबल्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से हमारे पास ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, एलिब्रेट करना है हमने आपका क्या कहते हैं, आपका प्रोटोकॉल का रोल बताना है, उसके साथ आपने बताना है कि ये बाकी कंपोनेंट आपके जो है डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर उसको कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। तो प्रोटोकॉल का बेसिकली आपको पर्पस मालूम है, प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है, रूल्स को, ये क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि आपके दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवा देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को पॉसिबल करवा रहे होते हैं। प्रोटोकॉल का काम होता है लाइक एचटीटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, ये प्रोटोकॉल्स की एग्जांपल हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपके पास इसके साथ जो सेकंड पार्ट है उसके पार्ट ऑफ से अगर हम बात करें, तो हमारे पास डाटा फॉर्मेटिंग आपके पास बेसिकली आपका मैनेज कर रहा होता है, प्रोटोकॉल देख रहा होता है, एरर डिटेक्शन करेक्शन को देख रहा होता है, इसके अलावा राउटिंग का प्रोसेस हमारे पास देख रहा होता है, या आपके मैसेज का फ्लो को देख रहा होता है, ये हमारे पास, या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो वो हमारे पास कौन मैनेज कर रहा होता है, आपके प्रोटोकॉल मेंशन स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। आप इसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस की डायग्राम जो है वो बुक में जो बनी हुई है आप उसको स्पेसिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्यूटर का पेपर जो आज के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में हुआ। तो इसमें अगर